स्वदेश खबर आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खात्मा अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है और ऐसे में इसके एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत पैदा कर दी है। साउथ अफ्रीका में मिला ये नया वेरिएंट अब तक 10 देशों में फैल चुका है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके खतरे को आंकने में लगे हुए हैं। कई एक्सपर्ट्स की माने तो ये वेरिएंट कोरोना वायरस का सबसे संक्रामक और घातक वेरिएंट हो सकता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर दुनिया भर में टेंशन बढ़ा दी है। अभी पूरी दुनिया डेल्टा वेरिएंट की मार से धीरे धीरे उबरने की कोशिश कर रही थी कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। चिंता की बात यह है कि पहचाने जाने के सिर्फ 2 दिन में ही WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। साथ ही इसे अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में मिला था। साउथ अफ्रीका के अलावा जिन देशों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है उनमें बोत्सवाना, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, चेक रिपब्लिक, इटली, जर्मनी, नेदरलैंड्स, इजराइल, बेल्जियम, डेनमार्क और कनाडा शामिल है। ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने जाने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। वही जानकारों का मानना है कि ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कई ज्यादा घातक है। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज 35 लोगों तक वायरस फैला सकता है, जो कि डेल्टा से 500% ज्यादा संक्रामक है। वही साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों के मुताबिक नए वेरिएंट में 30 म्यूटेशन है, जो काफी ज्यादा है। ओमिक्रॉन वायरस स्पाइक प्रोटीन में मिला है। स्पाइक प्रोटीन को ही कोरोना की दवाएं और टीके टारगेट करते हैं, यानी इस नए वेरिएंट की वजह से एंटीबॉडी की संख्या घट सकती है। साथ ही वैक्सीन का असर कम हो सकता है। वही इस वेरिएंट की वजह से प्रोटीन के मौजूदा रूप में भी बदलाव हुआ है। यही वजह है कि ओमिक्रॉन से दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंतित हैं। अभी तक वैज्ञानिकों का यही कहना है कि मौजूदा टीके गंभीर बीमारी से बचा रहे हैं। जिन जगहों पर ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है वहां अस्पताल में भर्ती होने या कोविड की वजह से मौत को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों को अभी भी टीका नहीं लगा है। इसलिए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि नया वेरिएंट इसका फायदा उठा सकता है। ओमिक्रॉन जो वायरस वेरिएंट के बारे में पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा एक तरीके से घबराहट और डर फैला हुआ है, उस बारे में पहली बात तो मैं कहूँगा कि इसमें पैनिक होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस विषय में एक तरफ तो वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, दूसरी ओर जो पब्लिक हेल्थ के लोग हैं वो भी अध्ययन किया जा रहा है और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन करके इस वेरिएंट के बारे में ज़्यादा जानने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन की शुरुआती रिपोर्ट्स भी बेहद चौंकाने वाली है। दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। वही ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक एट रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को आने के साथ ही कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। ईटी नाउ स्वदेश। और देखिए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को दुनिया के लिए बेहद हाई रिस्क वाला वेरिएंट बताया है। WHO ने इसे लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी है और कहा है कि ये वेरिएंट कितना संक्रामक और खतरनाक है, फिलहाल इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। WHO का कहना है कि अगर ओमिक्रॉन के चलते कोविड-19 की नई लहर फैलती है तो इसके नतीजे बेहद गंभीर होंगे। हालांकि WHO की टेक्निकल नोट में कहा गया है अभी तक इस वेरिएंट के चलते किसी की मौत नहीं हुई है। We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease, more risk of reinfections, or more risk of evading vaccines. Scientists at WHO and around the world are working urgently to answer these questions. We shouldn't need another wake-up call. We should all be wide awake to the threat of this virus.
और देखिए, कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भारत भी सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोविड ओमिक्रॉन वायरस के बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक की। मेरे साथ मेरी सहयोगी समीर दीक्षित यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। समीर, इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया? कहा यह भी जा रहा है कि सभी राज्यों से कह दिया गया है कि वो अपनी वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। देश में कोविड के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लगातार सभी मंत्रालय अपने स्तर पे बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसी दिशा में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक अहम बैठक करी है, समीक्षा बैठक करी है और इसमें सभी राज्यों से फीडबैक लिया गया है कि वहां पर टेस्टिंग को लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना तैयार है, आंकड़े क्या कह रहे हैं और खासकर केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र इन राज्यों पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है क्योंकि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स की संख्या है या जो ट्रैवलिंग है वो इन राज्यों को लेकर के ज्यादा है। साउथ के स्टेट्स को लेकर के भी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने चिंता जताई है और वहां पर भी टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए जोर देने पर कहा गया है। इसके बाद में जो फीडबैक आएगा ये शेयर किया जाएगा एविएशन मंत्रालय के साथ में और एविएशन मंत्रालय की भी एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट के रिजम्पशन इसको दोबारा शुरू करने को लेकर के एक रिव्यू मीटिंग होगी। उस पर यह फैसला लिया जाएगा कि क्या जो 15 दिसंबर की तारीख तय की गई है इसको बरकरार रखना है या इसमें बदलाव किया जाना है। तो अभी टेस्टिंग, सर्विलांस और ट्रेसिंग ये जो स्ट्रेटजी है सरकार की इस पर जोर दिया जा रहा है और साफ तौर पे जो चिन्हित राज्य हैं उनसे साफ तौर पे कहा गया है कि टेस्टिंग के आंकड़े लगातार बढ़ाएं और उसको पब्लिक डोमेन में भी रखें ताकि किसी भी तरीके की कोई शंका लोगों के मन में भी ना रहे। ठीक है, शुक्रिया समीर दीक्षित इस अपडेट के लिए। और देखिए, क्रिप्टो को लेकर सरकार ने सदन में अपना जवाब दाखिल किया है। सांसद समूलता अम्बरीश के एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने लिखित जवाब दिया और कहा कि भारत सरकार बिटकॉइन लेन देन पर डेटा एकत्र नहीं करती। साथ ही कहा कि देश में बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम बता दें कि संसद के इस सत्र में सरकार क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है जिसमें निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने तथा आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को विनियमित करने के लिए ढांचा तैयार करने की बात कही गई है। देखिए, संसद के बाहर तो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर काफ़ी चर्चा हो ही रही है, लेकिन अब संसद के अंदर भी काफ़ी जिज्ञासा है सांसदों के मन में कि सरकार क्या कर रही है बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग के संबंध में, बिटकॉइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, क्या सरकार इसको करेंसी के रूप में भी मान्यता देगी। तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री से पूछे जा रहे हैं। एक ऐसे ही सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसमें इस बात को स्वीकार किया जाए या इस बात पर चर्चा की जाए कि वो आने वाले दिनों में बिटकॉइन को करेंसी के रूप में स्वीकार करने जा रही है। मतलब उन्होंने किसी भी ऐसे प्रस्ताव से साफ इनकार किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि सरकार के पास इस तरह के कोई भी डेटा नहीं है या फिर सरकार कोई ऐसा डेटा कलेक्ट नहीं करती जिसमें बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी जानकारी मिल पाए। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया। वित्त मंत्री ने यह भी कहा एक सवाल के जवाब में कि नॉर्मली सरकार जो है आरबीआई के जो सलाह हैं उसको फॉलो कर रही है और आरबीआई ने मई महीने में जो एक सर्कुलर निकाला था जिसमें जो रेगुलेटेड एजेंसीज़ हैं उनसे ये कहा था कि जो रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो किया जाए। जो केवाईसी है, फेमा है, इसके अलावा पीएमएलए है, इससे संबंधित जो भी ड्यू डिलिजेंस है कस्टमर्स को उसको जारी रखा जाए और उसी के तहत जो है इसी रेगुलेशन के तहत आगे बढ़ना होगा। तो साफ तौर पे एक तरीके से वित्त मंत्री ने सिग्नल दे दिया है कि वो आरबीआई के निर्देशों के या फिर सलाह के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहती है। सरकार ने हालांकि विंटर सेशन के लिए क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो बिल है उसको मेंशन किया है जिसमें सरकार ने इस बात का इशारा किया है कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को कुछ एक्सेप्शन के साथ बैन करना चाहती है। लेकिन अभी भी सरकार ये कह रही है कि जो बिल की ड्राफ्टिंग है वो अंडर प्रोसेस है। तो ये देखने वाली बात होगी कि विंटर सेशन में कब सरकार इस बिल को पेश करती है। और देखिए, क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाने के ऐलान के बाद उसके कारोबार में बिकवाली देखने को मिल रही है। एनएफटी कारोबार को लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल पेश होने की खबरों के बाद भारत में क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है।
24 नवंबर को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स पर ही 848 बिटकॉइन के सौदे हुए, यानी तकरीबन 350 करोड़ रुपए का टर्नओवर। एक्सचेंज पर नवंबर की शुरुआत में बिटकॉइन का भाव 50 से 54 लाख रुपए के बीच था, लेकिन गिरकर 42.5 लाख तक आ गया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के करीब 1.5 करोड़ निवेशक हैं और देश में क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन होगा या बैन लगेगा, इस पर क्रिप्टो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच भारी कंफ्यूजन पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की साइड से भी जो वर्डिक्ट आई थी उसमें कहीं भी ऐसा क्लियर नहीं था कि ये बैन होगा। सो उसके बेसिस पे हम सब लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये सारी सिचुएशन डिपेंड करती है गवर्नमेंट की रेगुलेशन पे, किस तरह के नियम आते हैं, किस तरह की चीजें आती हैं, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं है आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो मैंने अपनी पोजीशन को अभी जैसा है वैसे ही रोका हुआ है। आई एम जस्ट वॉचिंग, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि किस तरह की चीजें आती हैं मार्केट में। संसद की बिजनेस लिस्ट में क्रिप्टो करेंसी बिल के जरिए रिजर्व बैंक की ओर से डिजिटल करेंसी बनाने के फ्रेमवर्क की तैयारी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। हालांकि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रमोशन का भी जिक्र है। क्रिप्टो करेंसी है या एसेट, इस पर भी बहस जारी है। उधर देश तेजी से बढ़ रहे NFT मार्केट यानी नॉन फंजिबल टोकन या डिजिटल आर्ट के मार्केट पर भी इसका बड़ा असर पड़ने के आसार हैं। दरअसल 90 से 95% NFT की खरीद और बिक्री क्रिप्टो करेंसी में ही होती है। NFT में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। NFT प्लेटफॉर्म्स का मानना है कि रेगुलेशन के बाद ये नया मार्केट क्रेडिट कार्ड पर शिफ्ट हो सकता है। तो अन्य जो चैनल होते हैं, वैसे तो अभी मेजॉरिटी तो 90% 95% सारा मेजर चैनल क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रांजेक्शन होते हैं, बट इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया के बाहर जो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू NFT परचेज करने में हेल्प करती है एज अ पेमेंट गेटवे। तो वो जो पेमेंट गेटवे होता है वो उसमें थोड़ा सा कुछ ट्रिकी पार्ट है उसमें, थोड़ा सा कि वो डिस्प्यूटेबल नहीं होता कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल कर दिया वहाँ पे, तो आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को फ़ोन करके ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा पैसा नहीं था, मैं किसी और ने कर दिया, मैंने नहीं किया, बिकॉज वो कंपनी पहले KYC करा लेती है वहाँ पे। तो उस वजह से NFT को परचेस किया जा सकता है थ्रू क्रेडिट कार्ड। और इंडिया के बाहर हो चाहे इंडिया के अंदर हो, सब जगह NFT अब क्रेडिट कार्ड से बिकेंगे और वो धीरे धीरे शिफ्ट होगा फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी टू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। एंड इट्स अ गुड थिंग, मतलब ओवरऑल हमारे लिए बहुत अच्छा है। दुनिया के सबसे बड़े NFT मार्केट प्लेस OpenSea के मुताबिक उनके प्लेटफॉर्म का मार्केट वॉल्यूम 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा है और 8 करोड़ से ज्यादा डिजिटल गुड्स लिस्टेड हैं। भारत में भी ये मार्केट तेजी से बढ़ा है और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी NFT मार्केट में कदम रख दिया है। हाल ही में अमिताभ बच्चन के NFT कलेक्शन की 10 लाख डॉलर तक की बोलियां लगी। सलमान खान और कमल हासन भी जल्द ही NFT लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन इस मार्केट के सेंटिमेंट और वॉल्यूम दोनों पर असर डाल सकता है। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश। और देखिए, क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाने के ऐलान के बाद उसके कारोबार में बिकवाली देखने को मिल रही है। NFT कारोबार को लेकर हम आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी के बाद अब हम यहां पर म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वाले 70% निवेशकों की जो सालाना आय है वो 5 लाख रुपए से कम है। ये बात लोकसभा में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को लेकर दी गई जानकारी से निकलकर सामने आई है। लोकसभा में दी गई इस जानकारी में और क्या कुछ दिलचस्प बातें निकलकर सामने आई, मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशबू तिवारी यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई हैं। बताइए खुशबू। जी बिल्कुल, म्यूचुअल फंड को छोटे निवेशकों के लिए एक वेल्थ क्रिएशन का बड़ा जरिया माना जाता है और आज की जो लोकसभा में ये जो जवाब दिया गया है इस डेटा को लेकर, उसमें भी यही बात सामने देखने को मिल रही है। उसमें कहा गया है कि जो 1 से 5 लाख रुपए तक के इनकम स्लैब के लोग हैं, वो टोटल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें से 61.21% ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ 1 से 5 लाख रुपए के इनकम स्लैब में आते हैं। वहीं जो 1 लाख से भी कम कमाते हैं, ऐसे 8.8% इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी रखते हैं टोटल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स उसमें से। और अगर हम AUM की बात करें कि 5 लाख रुपए से भी कम की जो इनकम स्लैब के लोग हैं वो कितना AUM रखते हैं इसमें, तो ये 30% के आसपास आता है, जिसमें से 1 से 5 लाख रुपए की इनकम स्लैब वालों का 24% के आसपास AUM में हिस्सेदारी है। यानी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें से 30% का जो इन्वेस्टमेंट है होल्डिंग वो इन निवेशकों के पास है। अगर हम बड़ी स्लैब की बात करें तो 1 से 5 करोड़ के जो स्लैब है, इनकम स्लैब है, उसमें इन्वेस्टर्स भले ही कम हो, 1% से भी कम इन्वेस्टर्स इसमें हैं, लेकिन जो एसेट अंडर मैनेजमेंट का हिस्सेदारी है वो 30% से भी ज़्यादा इसी कैटेगरी से आती है। और जो मीडियम कैटेगरी बात करें अगर 5 से 10 लाख रुपए के बीच की सैलरी वालों की, तो वहाँ पे भी तकरीबन 19% जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कैटेगरी से आते हैं।
ठीक है, शुक्रिया खुशबू इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। बाजार की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले हफ्ते की जोरदार गिरावट के बाद बाजार में भारतीय बाजार में जो है वो अच्छी रिकवरी के साथ बाजार बंद हुए और कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया के बाजार जाहिर तौर पर सहमे हुए। लेकिन सेंसेक्स आज 153 अंक और निफ्टी 27 अंकों की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से 650 अंकों पर बंद हुआ। IT कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में मजबूती दिखी, हालांकि रियल्टी शेयरों की जरूर पिटाई हुई। आज बाजार में और कहां कुछ एक्शन रहा, पूजा त्रिपाठी मेरे साथ मेरे सहयोगी यहां पर जुड़ गई हैं। पूजा बताइए कहां पर एक्शन देखने को मिला आज? ये हफ्ते की शुरुआत तो काफी अच्छी रही और बाजार शुक्रवार की गिरावट के बाद आज संभलते हुए नजर आए। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही हरे निशान में बंद हुए। अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर करीब 27 अंकों की बढ़त देखी गई और सेंसेक्स करीब 150 अंक ऊपर आज बंद हुआ। इसके अलावा बैंक निफ्टी 50 अंक की कमजोरी के साथ बंद हुआ। लेकिन अगर निचले स्तरों से बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी करीब 650 अंकों की रिकवरी देखी गई। आज IT और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स थे वहां पर मजबूती दिखी। वहीं BSE रियल्टी इंडेक्स में करीब 2% से ज्यादा की कमजोरी देखी गई। तो रियल्टी स्टॉक्स ने आज काफी ज्यादा दबाव बनाया। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो आज कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर था, HCL टेक, HDFC लाइफ और टाइटन यहाँ पर अच्छी बढ़त देखने को मिली। वहीं लूजर्स पे BPCL, सन फार्मा, NTPC और अदानी पोर्ट्स आज ये सभी स्टॉक्स कमजोर थे। IT शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। इसमें मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक सभी शामिल थे, जिसमें कि HCL इन्फो में आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके बाद परसिस्टेंट, HCL टेक, विप्रो यहाँ पर अच्छी तेजी थी। अब कोरोना के जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उस खबर के आने के बाद हम देख रहे हैं कि डिजिटल स्टॉक्स और लॉकडाउन की थीम वाले जितने भी स्टॉक्स हैं वहां पर अब हल्की बढ़त और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फार्मा स्टॉक्स में लेकिन आज कमजोरी थी। शुरुआती सेशन में काफी अच्छी यहाँ पर खरीदारी देखी गई, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में कमजोरी हावी रही है और इसमें ग्लेनमार्क, कैडिला हेल्थ, ल्यूपिन और सन फार्मा आज कमजोरी के साथ बंद हुए। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज कमजोरी थी, खासकर की निजी बैंकों में। इसमें बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस और फेडरल बैंक में आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। और रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा कमजोरी थी। प्रेस्टीज एस्टेट्स, फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरॉय रॉयल्टीज ये सभी आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ठीक है, शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। और देखिए रिलायंस कैपिटल को लेकर एक अहम खबर ये है कि RBI ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को ओवरटेक कर लिया है। RBI वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व ED नागेश्वर राव एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए हैं। अंकुर मिश्रा मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। अंकुर बताइए क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को सुपरसीड किया है और ये सुपरसीड इसलिए किया गया है बोर्ड को क्योंकि रिजर्व बैंक ने बोला है कि वो कई दिनों से अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ कुछ गवर्नेंस कंसर्न्स भी थे जो कंपनी एड्रेस नहीं कर पाई। इसको हाईलाइट करते हुए रिजर्व बैंक ने अब एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व ED नागेश्वर राव, जो कि अब कंपनी को रन करेंगे। इसके अलावा ये कंपनी बहुत ही जल्द RBI के द्वारा NCLT में रेफर की जाएगी और वहां पर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत कार्रवाई होगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपको याद होगा पिछले 1 से 1.5 साल तक वो महीने दर महीने, क्वार्टर दर क्वार्टर कोई भी पेमेंट अपना पूरा नहीं कर पा रहे थे। हर तीसरे महीने, दूसरे महीने स्टॉक एक्सचेंजेस पे फाइलिंग थी कि बॉन्ड होल्डर्स का वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो बाकी लेंडर्स हैं जैसे HDFC, एक्सिस बैंक, एक्रे, इनके भी जो इंस्टॉलमेंट्स थे वो कंपनी नहीं दे पा रही थी। तो अब जो लेंडर्स हैं उनकी उम्मीद ये रहेगी कि जो टोटल बकाया है कंपनी पर वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की प्रक्रिया के तहत वापस आ सके। ठीक है, शुक्रिया अंकुर इस अपडेट के लिए। और देखिए कृषि कानून वापसी बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिन ही कृषि मंत्री तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल को सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के बीच सबसे पहले लोकसभा से इस बिल को मंजूरी मिली। विपक्ष इस विधेयक पर सदन में चर्चा की मांग करते हुए सरकार पर हमलावर था। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा
लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और इस हंगामे के बीच ही बिल राज्यसभा में पास हो गया। और देखिए, संसद से कृषि कानूनों की वापसी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मांग की है कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। और देखिए, संसद से कृषि कानून वापसी बिल पारित होने के बावजूद किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को जारी रखने की बात कही। किसानों की आगामी रणनीति क्या होगी, इस पर मेरे सहयोगी प्रेरित कुमार से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुना देते हैं। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, जिस आंदोलन को पिछले 1 साल से आप लेकर के चल रहे हैं, जिसका आप लंबे वक्त से इंतजार करते, तीनों कृषि कानून वापस लेने को लेकर के, आज वो ऐतिहासिक दिन है, क्या कहना चाहेंगे? और ठीक है, बीमारी है, खत्म हो जाएगी। और भी मामले हैं, उस पर आगे बातचीत करेंगे सरकार से। तो सर, अब आगे की क्या रणनीति है? क्या आप बॉर्डर खाली करके जा रहे हैं? हम तो नहीं जा रहे बॉर्डर खाली करने। किसने कहा बॉर्डर खाली करके जा रहे हैं? हम तो यही हैं। तो क्या योजना है सर? क्योंकि आपकी जो मांग थी वो मांग तो पूरी कर ली गई, अब आगे एमएसपी पर कौन करेगा? उस पर कौन करेगा? तो यानी कि अब इसी तरीके से ऐसे ही रहेंगे। यानी कि हम इसी तरीके से रहेंगे। यानी कि अब सरकार जनता को कहेगी कि आप आओ, एक आधा रोड़ा रुका करो। यानी कि 8 दिन तक ये काम चलेगा अभी। तो सर, और देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोगी रवैया अपना। जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें, ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। तो स्वदेश खबर के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।